हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप अपनी स्टडी कर रहे होंगे, जैसा कि हम बोलते हैं अपनी हर वीडियो में। तो देखिए, आज हमारी वीडियो रहेगी मॉक टेस्ट नंबर 21 के रिगार्डिंग, जो कि आप सभी जानते हैं कि हमने सीडीपी के मॉक टेस्ट की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें कि हम अल्टरनेट डे में या फिर नेक्स्ट डे भी हम वीडियो अपलोड कर देते हैं मॉक टेस्ट की। तो आज हम करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 21। फर्स्ट क्वेश्चन आपको विजिबल होगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहता है वो क्या रहता है, मैचिंग वाला क्वेश्चन रहता है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक साइड तो लर्निंग टाइप्स है, नेक्स्ट साइड जो है वो उसके फीचर्स है। ठीक है, लर्निंग टाइप्स देन उसके फीचर्स, तो ये हमको मैच करने हैं। ठीक है, तो देखिए 4 जो यहाँ पे ऑप्शन है ये रहे आप सबके सामने यहाँ पे। तो फर्स्ट जो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का पार्ट है वो ट्रायल एंड एरर लर्निंग। जो ट्रायल एंड एरर जो लर्निंग होती है, प्रयास और त्रुटि जो सिद्धांत होता है, तो उसका यहाँ पे क्या फीचर रहता है। तो देखिए उसका रहता है ग्रेजुअल लर्निंग, मतलब क्रमिक अधिगम, स्टेप टू स्टेप लर्निंग होती है। हम ट्रायल करेंगे देन एरर भी आएंगे, एरर आएंगे तो सॉल्यूशन भी होगा, और सॉल्यूशन यदि हम उसका प्रॉपरली कर लेते हैं, डेट मीन्स क्या है कि हमने लर्निंग कर ली है। ठीक है, इसमें स्टेप टू स्टेप लर्निंग होती है। तो फर्स्ट का रहेगा भाई फोर्थ। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट का फोर्थ यहाँ पे है, बाकी ऑप्शन पे हम देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इनसाइट लर्निंग। जो इनसाइट लर्निंग होती है उसमें क्या होता है, वो होता है सडन सॉल्यूशन किसी भी चीज़ का एकदम से। इसको कहते हैं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत होता है ये। ठीक है, तो इसमें होती है कि अचानक से समाधान आ जाता है। मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आ गई तो माइंड में एकदम से आपको स्ट्रक कर गया कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो ये वाला होगा, ऐसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो इनसाइट लर्निंग में ऐसा होता है। ठीक है, तो बी का रहेगा फर्स्ट। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। जो अवलोकन जो अधिगम होता है वो होता है लर्निंग बाय इमिटेशन, कि अनुकरण द्वारा सीखना। ठीक है, तो थर्ड का हो जाएगा भाई थर्ड। नेक्स्ट लेटेंट लर्निंग। जो लेटेंट लर्निंग होता है वो क्या होता है, लर्निंग विदाउट एनफोर्समेंट, कि बिना प्रबलन के हम सीखते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऑप्शन रहेंगे हमारे, क्या ए का रहेगा फोर्थ, बी का रहेगा फर्स्ट, सी का रहेगा थर्ड और डी का रहेगा सेकंड। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में ही है। इसके अलावा हम यहाँ पे बात करते हैं जो ट्रायल एंड एरर जो लर्निंग जो थ्योरी है वो किसने दी है, थॉर्नडाइक ने। ठीक है, यहाँ से हम एक कंसेप्ट और सीख लेते हैं, किसने दी है, थॉर्नडाइक ने। ठीक है, सेकंड जो है इनसाइड लर्निंग वो किसने दी है, कोहलर ने। ठीक है, किसने दी है, कोहलर ने। थर्ड है यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लर्निंग, जो किसने दी है, बांडुरा ने, अल्बर्ट बांडुरा। ठीक है, फोर्थ जो लेटेंट लर्निंग है ये दी है एडवर्ड टोलमैन ने। किसने दी है, टोलमैन ने। तो यहाँ से हमने सीख लिया कि जो चार जो थ्योरीज हैं उनके थ्योरिस्ट कौन है, किन्होंने ये थ्योरीज दी हैं और उन थ्योरीज के फीचर्स क्या हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का मैं फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपने समझ भी लिया होगा और आपको याद भी हो गए होंगे कि थ्योरीज के नेम हैं और इनके थ्योरिस्ट कौन है और थ्योरीज के फीचर क्या है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, कंजर्वेशन कंसेप्ट अपीयर्स इन। जो संरक्षण का जो सिद्धांत होता है या जो अवधारणा होती है वो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग कौन सी अवस्था में आती है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए पहली बात तो हम समझते हैं कि कंजर्वेशन का कंसेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है। मान लीजिए कि 1 kg जो है ना वो कॉटन है। ठीक है, 1 kg कॉटन है यहाँ पे ये। ठीक है, तो बच्चे क्या बोलेंगे कि बेटा 1 kg तो यहाँ पे कॉटन है और 1 kg यहाँ पे एक बाउल में क्या है, शुगर है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, शुगर है। इसका जो मेजरमेंट है वो भी 1 kg है और ये यहाँ पे जो ये कॉटन है इसका भी यहाँ पे वेट कितना है, 1 kg है। तो हम बच्चों को बोलेंगे कि बेटा ये ज़्यादा होगा क्वांटिटी में या फिर ये ज़्यादा होगा, क्योंकि जो कॉटन होगी 1 kg वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना क्वांटिटी में, जो शुगर होगी वो तो एक पॉली बैग में ही आ जाएगी। तो यहाँ पे बच्चे ये बताएगा कि यदि बच्चे में कंजर्वेशन कंसेप्ट क्लियर है, बच्चे में वो बच्चे की एज है, तो बच्चा बता देगा कि 1 kg यदि दोनों हैं तो दोनों इक्वल ही होंगे। ठीक है, दोनों इक्वल ही हैं। और ऐसे जो कंसेप्ट है वो बच्चा कौन सी एज में बताएगा, वो बताएगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, जो कि एज होती है 7 to 11 ईयर्स के बच्चे। ठीक है, जो इससे पहले जो बच्चे होंगे जो कि प्री ऑपरेशन स्टेज में रहेंगे 2 से 7 तक, तो वो बच्चे ऐसा नहीं बता पाएंगे क्योंकि उनको पता नहीं है। वो तो उनको ये लगेगा कि कॉटन ज़्यादा है तो कॉटन का वेट ही ज़्यादा होगा, कॉटन ही ज़्यादा है।
लेकिन जो बच्चे 7 से 11 एज के बीच में होंगे, जो कि कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज में जो बच्चे होंगे, तो वो आपको क्लियरली मेंशन करके बता देंगे कि ये जो कंसेप्ट है, इस वाले कंसेप्ट में दोनों ही चीज़ सेम होंगी क्योंकि दोनों का वेट सेम है। ठीक है, तो यही कंसेप्ट था कंजर्वेशनल या फिर संरक्षण की अवधारणा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट लर्निंग। इनमें से क्या है जो कि लर्निंग को अफेक्ट नहीं करता है, प्रभावित नहीं करता है। देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है, यहाँ पे आपने ऑप्शन देख भी लिया होगा कि जो यहाँ पे जो कास्ट वर्ड है ना, वो कहीं भी आसपास भी नहीं है लर्निंग के। ठीक है, तो यहाँ पे नोट वाला क्वेश्चन था भाई, ध्यान रखिएगा। जैसे कैसे भी जानते हो कि मैं हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड करती हूँ आप सबके लिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं इसीलिए। तो यहाँ पे 3 का रहेगा हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए 4th नंबर क्वेश्चन क्या है, ए टीचर ऑलवेज गिव स्टार्स एंड रिवार्ड्स फॉर गुड परफॉर्मेंस। जो अध्यापक है, टीचर है, वो बच्चों को क्या देता है, स्टार देता है, रिवार्ड्स देता है उसके अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। ओवर टाइम स्टूडेंट्स लॉस इंटरेस्ट व्हेन रिवार्ड्स आर रिमूव्ड। तो इससे क्या होता है, समय के साथ साथ क्या हुआ कि जो बच्चे हैं उनकी रुचि कम हो जाती है जब उनको रिवार्ड नहीं दिया गया। ठीक है, जो बच्चों को पुरस्कार नहीं मिला तो बच्चे इंटरेस्ट कम हो गया, वो उसने सीखना बंद कर दिया। तो दिस इंडिकेट्स, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे, हमारा क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो ये यहाँ पे कर रहा है क्या, इनसाइड, सॉरी 4th क्वेश्चन है ना ये, तो इसका रहेगा ओवर डिपेंडेंट ऑन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, कि जो बच्चे हैं उन पे भारी जो प्रेरणा है वो उसमें बच्चे क्या हो गए, अधिक बच्चे यहाँ पे डिपेंड हो गए थे, वो भी हद से ज़्यादा किस पे, मोटिवेशन पे, कि टीचर रिवार्ड देगा तभी हम काम करेंगे। तो वो चीज़ यहाँ पे ओवर हो गई थी, तो बच्चों ने लर्निंग करना बंद कर दिया, क्योंकि जैसे ही टीचर ने उनको रिवार्ड देना बंद किया, देन बच्चों ने भी वहाँ पे लर्निंग करना बंद कर दिया। तो ये क्या था, बच्चे यहाँ पे ओवर डिपेंडेंट हो गए थे किस पे, एक्सट्रिंसिक जो बाहरी जो मोटिवेशन था उस पर बच्चे यहाँ पे ओवर डिपेंडेंट हो गए थे, इसी वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट स्कैफोल्डिंग। यहाँ पे ऐसा क्या है जो कि बेस्ट डिफाइन कर रहा है हमारे वर्ड किसको, स्कैफोल्डिंग को। देखिए स्कैफोल्डिंग को हिंदी में क्या कहा जाता है, सहारा, एक को सपोर्ट देना, ठीक है, हेल्प करना बच्चे की, तो ये क्या है, स्कैफोल्डिंग है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा प्रोवाइडिंग टेम्परेरी सपोर्ट टू लर्नर्स, कि जो बच्चे हैं, जो लर्नर्स हैं, उनको एक अस्थायी क्या दी जाए, सहायता दी जाए, ताकि बच्चे अपनी लर्निंग प्रोसेस को कंप्लीट कर सकें। ठीक है, ये होता है स्कैफोल्डिंग, कि जो एक सहारा दे बच्चे को, बच्चे की हेल्प करे, ताकि बच्चे अपनी मतलब जो प्रॉब्लम उनको सोल्व करके और आगे लर्निंग की डायरेक्शन में आगे मूव कर जाएं। ठीक है, तो 5 का रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए, ए चाइल्ड फेल्ड रिपीटेडली, एक बच्चा है जो कि बार बार फेल हो जाता है भाई। ठीक है, स्टार्ट्स बिलीविंग आई कैन नेवर सक्सीड, तो उसने क्या सोच लिया कि मैं कभी सफल नहीं हो सकता। ठीक है, बच्चा हार मान चुका है, उसको ऐसा लग रहा है कि मैं कभी सफल ही नहीं हो सकता। तो दिस कंडीशन इज, तो यह स्थिति जो है वो कैसी है, या फिर यहाँ पे बच्चा क्या फील कर रहा है, बच्चे में ऐसी हीन भावना क्यों आ गई है। तो देखिए ये किसकी वजह से आई है, ये आई है लर्न हेल्पलेसनेस, सीखी हुई असहायता, कि बच्चे को यहाँ पे बच्चे ने क्या सीखा है कि वो असहाय है, उसको उसकी हेल्प कोई नहीं कर सकता, ना वो खुद कर सकता, ना कोई और कर सकता। तो बच्चे ने मान लिया है कि वो लर्नड हेल्पलेसनेस का वो शिकार हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है वो यहाँ पे मैं ले रही हूँ नेट टाइप क्वेश्चन, ये आपको देखने को मिलेगा। और इस टाइप के क्वेश्चन आज के टाइम में हमारे लेवल पे भी आने स्टार्ट हो गए हैं, सीटेट टेस्ट पे पूछे जा रहे हैं पेपर को डिफिकल्ट बनाने के लिए। तो इसलिए मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ इसको, वाला क्वेश्चन को हर पीडीएफ में आपको देखने को मिलेगा अभी वाला क्वेश्चन। तो देखिए 7 क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट असर्शन यहाँ पे क्या कह रही है कि प्ले इज इम्पोर्टेंट फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट, कि जो प्ले है वो बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट होता है भाई, बिल्कुल ठीक बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जो ए टॉपिक है हमारा यहाँ पे असर्शन, जो मेरा कथन है यहाँ पे वो बिल्कुल ठीक है, ए वाला। तो सेकंड देखते हैं, प्ले हैज़ नो एजुकेशनल वैल्यू, तो ये बात तो बिल्कुल ही गलत है ना। प्ले की तो एजुकेशनल, यदि खेल है उसका तो एक एजुकेशनल वैल्यू भी उसकी एक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बी हमारा गलत हो गया है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा भी ए तो हमारा यहाँ पे ट्रू है, और आर हमारा क्या है, जो रीज़न है वो हमारा फॉल्स हो जाता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखिए,
ए टीचर यूजेस रियल लाइफ एग्जाम्पल्स वाइल टीचिंग मैथमेटिक्स। एक जो टीचर जो है वो यूज़ करता है रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को जब वो बच्चों को पढ़ा रहा है मैथमेटिक्स, ठीक है। तो दिस हेल्प इन, ये तो ये इससे क्या हेल्प होगी, इससे क्या हो सकता है, तो इससे बच्चे कैसे यहाँ पे बच्चे लर्निंग करेंगे। तो देखिए इससे बच्चे करेंगे यहाँ पे मीनिंगफुल लर्निंग। यहाँ पे बच्चों के लिए एजुकेशन जो है वो हो जाएगी कि बच्चे को हर चीज़ अपने आप से रिलेट लगेगी, ठीक है। तो बच्चे उसको ईजिली समझ पाएंगे और बच्चों को लॉन्ग टर्म तक बच्चे उसको याद कर पाएंगे या फिर समझ पाएंगे, ठीक है। मीनिंगफुल लर्निंग वही होती है कि बच्चे उसको अपनी रियल लाइफ में यूज़ करें और वो चीज़ उन्हीं से निकल के आ रही हो, बच्चे रियल लाइफ से सीखें और अपनी आगे लाइफ में भी वो उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, वही होती है मीनिंगफुल लर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। देखिए ए टीचर अलो स्टूडेंट्स टू डिस्कस एंड सोल्व प्रॉब्लम्स टुगेदर। जो टीचर है वो बच्चों को अलो करता है कि आप आपस में डिस्कस कीजिए और प्रॉब्लम को सोल्व कीजिए एक साथ इकट्ठे बैठ के, ठीक है। तो दिस रिफ्लेक्ट्स, तो ये क्या यहाँ पे दर्शा रहा है टीचर का ऐसा यहाँ पे स्टेप्स। तो ये देखिए क्या दिखा रहा है यहाँ पे कोऑपरेटिव लर्निंग, कि यहाँ पे टीचर चाह रहा है कि सहयोगात्मक अधिगम बच्चे करें, आपस में दूसरे को कोऑपरेट करें, देन वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर जाए, ऐसा टीचर यहाँ पे चाह रहा है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन रहेगा ए करेक्ट क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, विच फैक्टर अफेक्ट लर्निंग द मोस्ट। इनमें से क्या फैक्टर है जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रभावित करता है किसको, लर्निंग को। तो देखिए ओनली वर्ड आ रहा है तो वो होगा ही नहीं, क्योंकि ना तो ओनली इंटेलिजेंस ही होती है ना इन्वायरमेंट यहाँ के टीचर। ओनली यहाँ पे तो करेक्ट रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटरी एंड एनवायरमेंट, कि जो वंशानुक्रम और वातावरण जो पर्यावरण है उसकी जो आपस में इंटरेक्शन होता है वो दोनों ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाती हैं हमारी लर्निंग प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है हमारा। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, लर्निंग बाय इंसाइट वॉज गिवन बाय। जो अंतर्राष्ट्रीय जो सिद्धांत है वो किसने दिया है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए ये दिया है किसने, कोहलर ने, इनसाइट लर्निंग, ठीक है। सीधा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, विच इज़ द हाईएस्ट लेवल इन ब्लूम टैक्सोनॉमी। जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है उसमें सबसे हायर लेवल क्या है। पहले तो हम बात करते हैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर की। तो देखिए आंसर रहेगा इसका इवैल्यूएशन, ठीक है, डी रहेगा। मैं बताती हूँ कैसे। देखिए ब्लूम ने कहा था कि जो लर्निंग के जो लेवल्स होते हैं ना, जब हम लर्निंग करते हैं तो उसके कुछ लेवल्स होते हैं भाई, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर रहे हैं। तो इन्होंने यहाँ पे 6 लेवल्स ऑफ लर्निंग बताए थे। देखिए कौन कौन से, उसको हम शॉर्ट में बताती हूँ आपको। RUAEC, ये इन शॉर्ट है भाई, इन शॉर्ट है क्योंकि 6 लेवल है, इसको हम अभी लिखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है यहाँ पे रिमेंबर, R4 यहाँ पे क्या रहेगा हमारा, रिमेंबर, ठीक है। U4 रहेगा हमारा यहाँ पे अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड करना कोई भी चीज़, ठीक है। नेक्स्ट ए रहेगा हमारा भी अप्लाई। नेक्स्ट ये रहेगा हमारा एनालाइज, ठीक है। तो ये 4 हमारे हो गए हैं भाई। नेक्स्ट ई से हमारा रहेगा एवेल्युएट करना कोई भी चीज़, ठीक है। तो ये हो गए हैं। और लास्ट सी जो हमारा ये है हमारा क्रिएट, ठीक है। तो 6 है, उन्होंने बताए थे लेवल्स ऑफ लर्निंग 6 है। R फॉर रिमेंबर, U फॉर अंडरस्टैंडिंग, A फॉर अप्लाई, A फॉर एनालाइज एंड E फॉर एवेल्युएट एंड C फॉर क्रिएट, ठीक है। तो जो फर्स्ट जो 3 लेवल्स ये हैं, ये क्या है यहाँ पे, ये है, इनको डिनोट किया गया है LOTS से, लोट्स। लोट्स के फॉर्म यहाँ पे क्या होगी, लोअर, ठीक है, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, लोअर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, ठीक है। ऐसे ही जो लास्ट वाले जो 3 हैं ये क्या है यहाँ पे, ये है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, ठीक है। यहाँ पे इसके लिए ये शॉर्ट फॉर्म यूज की गई हैं। जो स्टार्टिंग के 3 हैं वो लोअर ऑर्डर रहेंगे, ठीक है, थिंकिंग स्किल्स के। और जो स्टार्टिंग के 3 थे वो क्या थे, वो लोअर लेवल्स थे। और जो लास्ट के 3 हैं वो क्या है, वो हायर लेवल है, ठीक है। तो हमसे यही पूछा गया था कि जो हाईएस्ट लेवल में आता है तो वो क्या है, वो है एवेल्युएट करना किसी चीज़ को। वही हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी था। तो आप आई होप कि आपको यहाँ पे क्लियर भी हो गया होगा इनके 6 लेवल्स के बारे में, ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में।
ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, ए चाइल्ड लर्न लैंग्वेज मेनली थ्रू, एक बच्चा जो है वो लैंग्वेज को कैसे सीखेगा, ये हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे। तो देखिए ऑप्शंस यहाँ पे बहुत ही ईजी भी हैं और आपने अंदाज़ा लगा भी लिया होगा, जो बच्चा लैंग्वेज सीखेगा वो सीखेगा किससे भाई, इंटरेक्शन से, ठीक है। और ऐसा किसका मानना था, इसे माना था वाइगोत्स्की जी का। तो यही माना था कि बच्चा जब सामाजिक परिवेश में आता है, बच्चा तभी लर्निंग कर पाता है, वो इंटरेक्शन करेगा तभी बच्चा सीखेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, पर्सनैलिटी रेफर्स टू, पर्सनैलिटी क्या है भाई, तो पर्सनैलिटी जो है वो होता है टोटल ऑफ ऑल बिहेवियर्स या टोटल ऑफ ऑल ट्रेड्स, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन ठीक रहेगा इस वाले क्वेश्चन के लिए, इजी क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, विच थ्योरी एम्फेसाइजेस रेनफोर्समेंट, कौन सी थ्योरी है जो कि एम्फेसाइज करती है किस पे, रेनफोर्समेंट पे। तो देखिए वो थ्योरी है बिहेवियरिस्ट, जो व्यवहारवादी होते हैं वो किस पे वो करते हैं, फोकस वो करते हैं रेनफोर्समेंट पे, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, जो मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी है वो किसने दी है भाई, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर पे हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ पे आंसर रहेगा हमारा बी, कोलबर्ग, ठीक है। तो इस वाले सिद्धांत में इन्होंने 3 स्टेजेस बताई थी कोलबर्ग ने, कौन कौन सी, कन्वेंशनल, सबसे पहले प्री कन्वेंशनल, ठीक है, प्री कन्वेंशनल, थोड़ी देख लेना राइटिंग में थोड़ी फास्ट लिख रही इसी वजह से, ठीक है। सबसे पहले क्या थी, प्री कन्वेंशनल, ठीक है, फिर थी कन्वेंशनल और लास्ट थी पोस्ट कन्वेंशनल, ठीक है। तो जब प्री कन्वेंशनल थी उसकी एज रहेगी 4 to 10 भाई, ठीक है। नेक्स्ट रहेगी 10 से 13 और फिर थी 13+, ठीक है। तो इन्होंने टोटल 3 स्टेजेस बताई थी और हर स्टेज के 2 पार्ट्स आगे हैं, आगे भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी चैनल पे, तो आप वहाँ से जाके भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे, विच इज़ द नॉट ए पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी, इनमें से ऐसा क्या है जो कि पर्सनैलिटी का पार्ट नहीं होता है, ये हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए 17 क्वेश्चन का रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, जो हाइट होता है वो पर्सनैलिटी का पार्ट नहीं होता है, क्योंकि आपको ये लगेगा कि हाइट भी पर्सनैलिटी में आती है, बट ऐसा नहीं होता। हम सिर्फ आउटर लुक देख के नहीं बोल सकते कि पर्सन जो है वो एक गुड पर्सनैलिटी ये पर्सन रखता है, तो हाइट यहाँ पे मैटर नहीं करती है, बजाय इसका एटीट्यूड होना चाहिए, बिहेवियर अच्छा होना चाहिए और उसको इंटेलिजेंस में होनी चाहिए। आउटर लुक जो होता है वो यहाँ पे थोड़ा सा कम, उसको हम लेके चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, असेसमेंट फॉर लर्निंग इज, अधिगम के लिए मूल्यांकन जो होता है वो यहाँ पे क्या होता है, जब हमको लर्निंग के ड्यूरेशन में, जब हम लर्निंग करा रहे हैं तो उस टाइम पे जो लर्निंग होती है उसको हम किससे असेस करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो उसका आंसर रहेगा फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है जब हम लर्निंग करा रहे होते हैं। जब तो मतलब क्या है, मान लीजिए जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, तो ये क्या है, ये ड्यूरिंग द लर्निंग, यहाँ पे मैं आपसे देखो, ये आपसे क्वेश्चन पूछने लग जाऊँ कुछ और आप मेरे को आंसर कर रहे हो, तो ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे होगी ये फॉर्मेटिव असेसमेंट, कि जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ मैं जानना चाहती हूँ कि जो मैंने आपको पढ़ाया क्या आपको समझ में आया या फिर नहीं आया, मैं असेस कर रही हूँ अपनी लर्निंग को, जो मैं आपको पढ़ाया आपको लर्निंग हुई या फिर नहीं हुई, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए जो क्लास टीचर है वो टेस्ट ले रहा है क्लास में, ठीक है, क्विज करा रहा है, तो ये सब क्या है, ये एग्जाम्पल्स है किसके, फॉर्मेटिव असेसमेंट के, ठीक है। तो मतलब कहने का जो फॉर्मेटिव जो असेसमेंट होती है वो क्या होता है, वो लर्निंग को मेजर करने के लिए क्लासरूम में कि जो टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है वो बच्चों को समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, इसलिए होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ए चाइल्ड फेल्ड रिपीटेडली एंड स्टॉप ट्राइंग, बच्चा है बार बार फेल हो जाता है भाई, क्वेश्चन थोड़ा सा ऊपर हो गया है यहाँ पे, थोड़ा इसके लाइन में चेंज है लेकिन क्वेश्चन वही है भाई, ठीक है। तो एक बच्चा है बार बार फेल हो रहा है तो उसने स्टॉप कर दिया है ट्राई करना, तो ऐसा क्यों हो रहा है बच्चे के साथ, तो ऐसा हो रहा है उसके साथ लर्निंग लेसनेस के कारण, ठीक है, कि वो असहाय अपने आप को फील कर रहा है, इसलिए बच्चे ने प्रयास करना ही बंद कर दिया है। उसको लग रहा है अब मेरी कोई हेल्प ना तो मैं खुद ही कर सकता हूँ, ना कोई और मेरी हेल्प कर सकता है, इसलिए बच्चे ने हार मान ली है और इसलिए बच्चा ऐसा करना बच्चे ने छोड़ दिया है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। टीचर लिंक लेसन्स विद डेली लाइफ, एक टीचर जो है वो लेसन को डेली लाइफ के साथ यहाँ पे क्या कर रहा है, जोड़ देता है, लिंक करने की कोशिश करता है।
तो ये क्या है यहाँ पे, टीचर क्या चाह रहा है कि उसकी लर्निंग कैसी हो, तो वो चाह रहा है कि जो उसकी लर्निंग है वो कैसी हो, वो मीनिंगफुल लर्निंग हो, वो बच्चों को अच्छे से सिखा सके जो वो सिखाना चाहता है। इसलिए वो यहाँ पे रियल लाइफ को यहाँ पे या फिर डेली लाइफ को यहाँ पे इंक्लूड कर रहा है अपनी टीचिंग के साथ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। हु इज़ द फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस। ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, कि ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार करा चुकी हूँ और ईजी भी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में चाहिए। आप मेरे को बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इसका आंसर मैं नहीं बताने वाली आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22 पे। इंटेलिजेंस टेस्ट वॉज फर्स्ट डेवलप्ड बाय। जो बुद्धि जो परीक्षण थे वो सबसे पहले किसने विकसित किया था, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार करा चुकी हूँ, मैं इसको दोबारा से रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि मैंने में आपके सेट हो जाए बात। ठीक है, तो देखिए जो बात करें हम फर्स्ट डेवलप किसने किया था इंटेलिजेंस टेस्ट को, तो किया था बिनेट एंड साइमन ने भाई। ठीक है, कब किया था, 1905 में किया था, 1905 में। ठीक है, कब किया, 1905 में। क्या किसने किया, बिनेट एंड साइमन ने किया। ठीक है, एक कंसेप्ट ये हो गया। सेकंड समझिए 1912 में जो थे स्टर्न, ठीक है, स्टर्न थे, उन्होंने IQ निकालने के लिए, इंटेलिजेंस क्वेश्चन निकालने के फॉर्मूला बनाया। क्या बनाया देखिए, मेंटल एज अपॉन में क्रोनिकल एज। ठीक है, ये सी है भाई, ये दोबारा से लिख देते हैं, क्रोनिकल एज। ठीक है, कब दिया ये फॉर्मूला, 1912 में, 1912 में। 1916 में इसको मॉडिफाई किया गया, इस वाले फॉर्मूले को किसने किया, टर्मन ने। ठीक है, क्या इन्होंने क्या मॉडिफाई किया, इन्होंने इसमें 100 को और इंक्लूड कर दिया भाई। ठीक है, क्या, मेंटल एज अपन क्रोनिकल एज इंटू में 100। ये फॉर्मूला कंप्लीट किसने दिया, टर्मन ने। कब दिया, 1916 में दिया। ठीक है, कंसेप्ट यहाँ से हमने 3-4 बातों को और सीख लिया जो कि इंपॉर्टेंट है। बार हम करेंगे तो हमारे माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएंगे, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे दोबारा से ऐड किया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, ईगो वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल। जो ईगो होता है, जो अहम होता है, वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा। तो देखिए ये काम करता है यहाँ पे हमारा रियलिटी प्रिंसिपल्स पे। देखिए जो प्लेजर प्रिंसिपल होता है, जो सुखवादी सिद्धांत होता है, वो होता है इड। ठीक है, और जो मोरालिटी प्रिंसिपल पे जो काम करता है वो होता है भाई सुपर ईगो। ठीक है, तीनों जो कंसेप्ट है किसने दिए हैं, सिगमंड फ्राइड ने। ठीक है, किसने दिए तीनों कंसेप्ट, सिगमंड फ्राइड ने। जो इड प्रिंसिपल होता है वो होता है प्लेजर प्रिंसिपल, सुखवादी सिद्धांत, जो सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं, जिनको सिर्फ अपने आप से मतलब होता है, स्वार्थी इंसान जो होते हैं वो। ठीक है, सेकंड यहाँ पे सुपर ईगो जो होता है वो करता है मोरलिटी प्रिंसिपल्स पे काम, मोरल्स वैल्यू, जो समाज को आगे रखते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो ये सोसाइटी के रूल के खिलाफ हो जाएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए, मोरल वैल्यू का ध्यान रखना चाहिए, सब इस होता है सुपर ईगो में। और जो रियलिटी जो प्रिंसिपल है वो होता है ईगो में, जो कि रियलिटी पे बात करते हैं। ठीक है, जो कि यथार्थवादी जो इंसान होते हैं वो सब आएंगे किसमें, ईगो में भाई। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। विच वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ इफेक्टिव टीचर। टीचर के यहाँ पे कौन सी क्वालिटी यहाँ पे होगी जो कि बहुत ही क्या हो, इफेक्टिव हो। तो देखिए ये होती है पेशेंस, जो धैर्य होता है ना टीचर में, वो सबसे मेन होता है। यदि टीचर पेशेंस वाला है तो वो बच्चों को इजीली डायरेक्शन में लेके चले जाएगा जहाँ पे वो बच्चों को लेके जाना चाहता है, वो बच्चों को अच्छे से सिखा पाएगा यदि टीचर पेशेंसफुल है तो सबसे मेन जो इफेक्टिव जो क्वालिटी होती है टीचर की वो क्या होती है, पेशेंस। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। हु गिव द कंसेप्ट ऑफ देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, हु गिव द कंसेप्ट ऑफ कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। तो देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं चेतन, अचेतन और अचेतन मन की जो अवस्था है, तो ये कंसेप्ट किसने दिया है। तो देखिए ये दिया है किसने, सिगमंड फ्राइड ने दिया भाई ये कंसेप्ट। ठीक है, इनसे रिगार्डिंग में वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ चैनल पे, जिसमें कि हमने पहले तो मैं जाना कंसेप्ट को इन शॉर्ट में, देन हमने इसके किए इंपॉर्टेंट MCQs। ठीक है, तो जो इस टॉपिक को यदि आपको जानना है तो आप चैनल पे जाके वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स मीन्स डैट। इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब क्या होता है वे लर्नर्स के बीच में,
ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए ईच चाइल्ड लर्न्स डिफरेंटली, प्रत्येक बच्चा जो होता है वो अलग तरीके से सीखता है, क्योंकि बच्चों में क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन फोकस ऑन, जो यहाँ पे हमारा CCE होता है, निरंतर और व्यापक जो मूल्यांकन होता है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, वो है होलिस्टिक डेवलपमेंट, मतलब कि ओवरऑल डेवलपमेंट, समग्र विकास बच्चे का। सिर्फ एकेडमिक नहीं, सिर्फ रिटर्न क्वेश्चन पेपर या फिर एग्जाम ही नहीं, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट, कि बच्चा एकेडमिकली कैसा है, बच्चे की मेंटल हेल्थ कैसी है, उसमें हम हर चीज़ हम इंक्लूड करते हैं CCE के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। लर्निंग विदाउट थिंकिंग, बिना सोच विचारे ही सीखने को कि हम क्या कहते हैं, न कुछ सोचा नहीं, जो लर्न करने के लिए कहा वो हमने कर लिया। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे रोट लर्निंग, रट कर सीखना, कहते हैं ना रट्टे मार दो, तो वो जो रट्टे मारने वाला काम होता है वो यही होता है, लर्निंग विदाउट थिंकिंग, बिना सोच विचार। टीचर ने कहा ये टेबल्स हैं, इनको सिर्फ रट दो। ठीक है, तो यही क्या हो गया, बच्चे ने कुछ सोचा नहीं, बच्चे ने उसको सिर्फ याद कर दिया, तो यही है क्या, रोट लर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की, लर्निंग अक्योर बेस्ट इन, वाइगोत्स्की जी के अनुसार जो सीखना है उसका सबसे अच्छा तरीका यहाँ पे कहाँ होता है, बच्चा कहाँ अच्छा सीख सकता है, ये क्वेश्चन हमारा। तो देखिए बच्चा कहाँ पे सीखेगा, जोन ऑफ फ्लेक्सिबल डेवलपमेंट में, ZPD, ये कंसेप्ट हम काफ़ी बार कर चुके हैं। तो वाइगोत्स्की का यही मानना था कि बच्चे इसी जोन में आगे सबसे अच्छा सीख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। वही लास्ट वाला जो क्वेश्चन हमारा होता है वो थोड़ा लेंथी होता है, आप सभी जानते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, एक टीचर नोटिस करता है, क्योंकि अर्जुन नाम का एक बच्चा है भाई जो कि 7th क्लास में पढ़ता है, इनिशियली शो ग्रेट इंटरेस्ट इन साइंस एक्सपेरिमेंट्स। उसका यहाँ पे बच्चे का शुरू से ही क्या है, बच्चा जो है उसकी बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंटरेस्ट है इसमें, साइंस एक्सपेरिमेंट में। However, after repeated failures and criticism from peers, he starts believing that he is not good at science. क्या हुआ, उसको कुछ फेलियर्स उसको बार बार मिली और उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया उसके पीयर्स के द्वारा। तो बच्चे को क्या विश्वास हो गया कि वो साइंस में अच्छा नहीं है, एंड ग्रेजुअली स्टॉप ट्राइंग ऑल टुगेदर। उसने धीरे धीरे उसने क्या कर दिया, उसने ट्राई करना भी बंद कर दिया, उसने प्रयास करना बंद कर दिया। इवन वैन गिवन ईजियर टास्क, यहाँ तक कि बहुत ईजी टास्क थे जब बच्चा उसको कवर अप नहीं कर पा रहा था, बच्चा यहाँ पे डीमोटिवेट हो चुका है। ठीक है, तो देखिए ये था केस। अब हम समझते हैं क्वेश्चन को कि क्वेश्चन क्या है। दिस सिचुएशन बेस्ट रिप्रेजेंट, ये कंडीशन यहाँ पे क्यों आई है, क्या रीज़न रहा होगा इसके पीछे। तो देखिए 2 क्वेश्चन हमने बात की है, वही कंसेप्ट यहाँ पे भी है। जो बच्चा है वो लर्न यहाँ पे हेल्पलेसनेस बच्चा यहाँ पे फील कर रहा है। बच्चे ने क्या अर्जित कर लिया है, लाचारी। वो अपने आप को क्या फील कर रहा है, असहाय, कि उसकी हेल्प कोई नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है बिल्कुल ठीक रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। देखिए आप सोचेंगे कि मैंने इस वाले कंसेप्ट को यहाँ पे आज 3 बार ऐड किया, तो क्यों, उसके पीछे रीज़न ये है कि मैंने इस कंसेप्ट को आज पहली बार आप सबको पढ़ाया है। तो मैं चाहती थी कि मैं आपको इस कंसेप्ट को अच्छे से समझा सकूँ कि इसका मीनिंग क्या होता है, और हमने इसको केस वाले क्वेश्चन में भी समझा है, तो आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि लर्निंग हेल्पलेसनेस क्या होती है। ठीक है, तो आज के हमारे 30 क्वेश्चन यहाँ पे कवर अप होते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपके काम आए कंसेप्ट जो मैंने आपको बताए। तो जो क्वेश्चन मैंने आप सबके लिए होमवर्क छोड़ा था उसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में आपसे चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।